अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम जो है फिज़िक्स का थर्ड चैप्टर कवर करेंगे, दैट्स अ डायनेमिक। इससे पहले हमने काइनेमेटिक करा था। और जो है ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 20 to 30 मिनट की वीडियो होगी। ओके, तो इसमें हम जो है तकरीबन सारे कंसेप्ट कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं छोटी वीडियो बना रहा तो कुछ मतलब मैंने सारे कुछ कंसेप्ट छोड़ दिया। मैंने सारे कंसेप्ट लिए हैं, लेकिन चैप्टर छोटा ही है। तो स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद हम जो अब हम अगला जो अपना टर्न लेंगे, मूव ऑन करेंगे, वो हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर पे करेंगे, स्टोइचियोमेट्री। उसके भी हम 2-3 चैप्टर कवर करके फिर हम दोबारा से बायोलॉजी पे आएंगे। ओके, तो अभी हम जो है डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि हमने एक ब्रांच पढ़ी थी काइनेमेटिक। तो किसकी ब्रांच थी? वो थी फिजिक्स की ब्रांच मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की जो सब ब्रांच है वो काइनेमेटिक और डायनेमिक थी। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम डील करते हैं मोशन से। या तो फोर्स का रिफरेंस होता है वहाँ पे, या फोर्स का रिफरेंस नहीं होता। ओके, अगर फोर्स का रिफरेंस है तो हम डायनामिक पे करते हैं। यस, दैट्स अ डायनामिक। तो अभी हम जो है न्यूटन्स के लॉस को पढ़ेंगे, न्यूटन के लॉस, आइजैक न्यूटन। तो लॉ क्या कहता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। अ बॉडी रिमेन इन द स्टेट of rest or uniform motion in a straight line unless and until an external force act on it। इसको हम इस तरह समझेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई बॉडी है और अगर वो रेस्ट पे है तो मतलब उसका मतलब ये है कि वो अपनी स्टेट को क्या कर रही है, कंटिन्यू कर रही है। वो रेस्ट पे है, रुकी हुई। वो अपनी स्टेट को क्या कर रही है, कंटिन्यू कर रही है। और और जब तक वो उसको कंटिन्यू करती रहेगी, जब तक हम कोई एक्सटर्नली इस पर फोर्स ना लगाएं, जब तक वो अपनी स्टेट में रिमेन रहे। मतलब दुनिया में जितनी भी बॉडीज़ हैं, जब तक उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो अपनी स्टेट कंटिन्यू रखते हैं। मतलब जो मोशन में है, क्या वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू, मतलब वो रिमेन सेम नहीं रख सकती? नहीं, वो भी रखती है। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी का चेंज कांस्टेंट होता है। मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं होता, एक्सेलरेशन नहीं होती, कोई ऐसी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती जो उसको मतलब जो उसके अंदर चेंज पैदा करे। तो अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म मोशन से चलेगी ना, तो वो भी एक अपनी स्टेट को कंटिन्यू कर रही है। और जो रेस्ट में है वो भी अपनी एक स्टेट को कंटिन्यू में, मतलब रिमेन में रखा हुआ है। और जैसे ही हम अगर उस पर कोई भी फोर्स लगाते हैं, वो अपनी क्या करता है, वो अपनी जो है मतलब स्टेट को चेंज कर लेता है। पुटिंग न्यूटन फर्स्ट लॉ इन सिंपल वर्ड। अब कोई बॉडी मूव नहीं कर रही है, मतलब उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रही है। अगर वो मूव करती है और उसमें वेलोसिटी का चेंज भी होता है, तो मतलब समझो उस पर कोई एक या उससे ज़्यादा फोर्सेस उस पर अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, ये बात है। अगर मतलब इसने ऑब्जेक्ट रेस्ट में बताया, मोशन में बताया। अगर रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो है। वेलोसिटी ज़ीरो है तो मतलब एक्सेलरेशन भी ज़ीरो। और अगर मोशन में है तो उसका वेलोसिटी का, मतलब अगर मोशन में है तो उसका वेलोसिटी का चेंज नहीं है। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। मतलब यहाँ वेलोसिटी जो है ज़ीरो नहीं है, लेकिन वेलोसिटी का चेंज ज़ीरो है। चेंज क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं फाइनल को माइनस करूँ इनिशियल से, दैट्स अ चेंज। क्या है ये चेंज है। मतलब इनिशियल मतलब जो है क्या वेलोसिटी थी, फाइनल क्या वेलोसिटी थी। अगर फॉर एग्जांपल इनिशियल भी 10 ही है, 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल भी 10 है, तो चेंज क्या है, ज़ीरो। अगर चेंज ज़ीरो तो मतलब कोई फोर्स नहीं लग रही, एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, सीधा सीधा ज़ीरो हो जाएगी। ना आगे मूव ऑन करते हैं इनर्शिया पे। तो ये याद रखना, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को इनर्शियल लॉ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी पता चलेगा जब हम इनर्शिया को पढ़ेंगे। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? अगर कोई बॉडी रिमेन, मतलब अपनी स्टेट को रिमेन रखना चाहता है, या तो वो रेस्ट में है या वो यूनिफॉर्म मोशन में है, वो अपनी बॉडी को क्या रखना चाहता है, वो मतलब वो बॉडी अपने आप को उसी स्टेट में रखना चाहती है। बट कोई एक्सटर्नल फोर्स ने आके उसे कहा नहीं, अब तो इस स्टेट में नहीं रहेगी, और उसकी स्टेट को चेंज किया। अगर वो उसकी स्टेट को चेंज करेगा, अगर कोई फोर्स किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेगी, तो वो बॉडी क्या करेगी, वो बॉडी उस चेंज को रेजिस्ट करेगी। फॉर एग्जांपल, ये पर्सन जो है यहाँ पे बस में खड़ा हुआ है, इसलिए क्या कर रहा है, ये अपनी जो है स्टेट को कंटिन्यू कर रहा है। मतलब बस मोशन में, ये भी मोशन में। अचानक से एक एक्सटर्नल फोर्स लगी, मतलब ड्राइवर ने ब्रेक लगाया,
इस बंदे ने तो ये सोचा था भाई कि इसकी बॉडी ने ये सोचा था हम तो मोशन में ही रहेंगे, बट क्या हुआ, ब्रेक लगा, ब्रेक लगते ही क्या हुआ, इसकी बॉडी में चेंज आया, जिसकी वजह से इसका आगे वाला पोर्शन आगे की तरफ गया और पीछे वाला पोर्शन मतलब जो पीछे की तरफ मूव हुआ, जिसकी वजह से स्लाइटली टिल हो गया, मतलब ये मतलब इसकी बॉडी जो है मूव आगे आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करी, तो ये क्या हुआ, इसने उसको रिजिस्ट करा। अगर कोई भी बॉडी किसी भी चेंज को रेजिस्ट करे, दैट्स अ इनर्शिया। वो क्या है, वो इनर्शिया है। ये याद रखना, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। इसके इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ज़्यादा बड़ी बॉडी होगी तो वो अगर चेंज आएगा तो उसको ज़्यादा अच्छी तरह रेजिस्ट कर पाएगी। जितने कम मास वाली बॉडी होगी तो उसमें अगर थोड़ा सा भी चेंज हमने दिया तो वो अपनी स्टेट को क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। न्यूटन का सेकेंड लॉ देखते हैं। हाँ, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ हमने जैसा पढ़ा है, एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके फोर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके मास के, यही पढ़ा है। अगर हम उसकी फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकते हैं ऑब्जेक्ट की, मतलब और फॉर्मूला बनता है हमारे पास F इज इक्वल टू ma। बट मैं बताऊं तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रियली में नहीं है। हमारी बुक में भी ये दिया है लेकिन रियली में ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन नहीं है। अगर आप जो है और बुक्स को उठा के देखें तो उधर एक हमें फॉर्मूला मिलता है, दैट्स अ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ चेंज ऑफ टाइम। यस, ये भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, बल्कि यही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है जिससे हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, दैट्स अ F इज इक्वल टू ma। मैं ड्राइव करके दिखाऊंगा। फोर्स क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम और चेंज ऑफ टाइम के बराबर है। अब चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब फाइनल टू इनिशियल को आप माइनस करोगे, टाइम का फाइनल माइनस इनिशियल माइनस करोगे। अगर मैं बोलूँ मास और वेलोसिटी और अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है आपको पता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है। तो हम यहाँ एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, मास को हमने यहाँ पे जो है निकाल लिया, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल टाइम इनिशियल टाइम मतलब चेंज है, तो वो क्या है, वो एक्सेलरेशन है। तो आप इस तरह से फॉर्मूला टाइप कर सकते हो, F इज इक्वल टू ma। एक फॉर्मूला आपको ये भी मिलेगा, इस फॉर्मूले को देख के घबरा मत जाना कि ये क्या है, दैट्स अ dp अपॉन dt या डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, चेंज इन मोमेंटम पर चेंज इन टाइम। सही है, इसको भी हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। आपकी बुक में इसको इस तरह दिया हुआ है कि जो है फोर्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को जो है उसको रिलेशन उसका दिया है मोमेंटम के साथ, लीनियर मोमेंटम के साथ। तो उन्होंने इस तरह से जो है एक फॉर्मूला dp अपॉन dt का ड्राइव करके दिखाया। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो F इज इक्वल टू m, हमारे पास एक डेरिवेशन आ जाती है। अब के हमने क्यों नहीं लगाया, कांस्टेंट के जो है वो इक्वल टू 1 है। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में मतलब कुछ नहीं है, बस ये दो फार्मूलाज हैं, इनको अच्छी तरह बस देख लेना क्योंकि ये फार्मूला ज़्यादातर न्यूमेरिकल में यूज होता है। थर्ड लॉ पे आते हैं। थर्ड लॉ तो तकरीबन हर बच्चे ने नाइन्थ में रट लिया होता है, क्या कि द बॉडी, टू बॉडीज इंटरेक्ट, they apply force to another equal in magnitude and opposite in direction, the third law of motion, और जिन्होंने एक्शन रिएक्शन, इसको हम एक्शन रिएक्शन लॉ बोलते हैं कि भाई हर बॉडी का, एवरी बॉडी इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। इक्वल का मतलब क्या है, इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, इक्वल डायरेक्शन नहीं होगी, इक्वल मैग्नीट्यूड। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी बॉडी ने दूसरी बॉडी को 10 न्यूटन की तरफ से फोर्स दी तो सामने से भी तकरीबन लगभग 10 न्यूटन की तरफ से 10 न्यूटन की फोर्स आएगी, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, क्योंकि अगर आपने फ्रंट साइड मतलब अगर कोई फोर्स अप्लाई किया तो वो आप पे आपकी तरफ जो है फोर्स अप्लाई करेगा, तो मतलब दो अपोजिट पेयर्स हो गए ना। अब इसकी एग्जांपल अगर आप बॉल को हिट करते हो तो ये एक एक्शन करती है और फिर उस पर ज़मीन एक्शन करती है और उसे ऊपर उछाल लेती है, मतलब इसलिए तो बॉल हिट करके ऊपर जाती है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है। अब ये टेबल पे बुक रखी है, हम बोलेंगे इसका क्या ताल्लुक है, तो देखो एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ भी बन रहा है, यहाँ पे ये वेट है और उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नॉर्मल है, जब यहाँ पे एक्शन लग रहा है तो ये उसका रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हल्का सा भी हिट करते हो तो भी आपको फोर्स महसूस होती है एक एक्शन रिएक्शन पेयर की,
बट जितना ज़ोर से हिट करोगे उतनी ज़्यादा आपको फोर्स महसूस होगी, जितना हल्का हिट करोगे उतना कम आपको इफेक्ट लगेगा। ये फिर कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं। असल चीज़ यहाँ समझने वाली है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं F12 क्या है, F माइनस माइनस F21 क्या है। यहाँ पे फोर्स तो आपको पता है, दोनों दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है। इस ऑब्जेक्ट 1 ने जो फोर्स लगाई है ऑब्जेक्ट 2 पे, दैट्स अ F12। इसका मतलब है कि इसने इस पे फोर्स लगाई। मैग्नीट्यूड इसलिए तो दोनों का सेम है क्योंकि इक्वल की डायरेक्शन है, बट ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है, नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में, क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, और टू ऑब्जेक्ट फर्स्ट पे फोर्स लगा रहा है। बस यही था थर्ड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ओके, अब हम आगे चलते हैं। दो और क्वांटिटीज आते हैं हमारे पास, मोमेंटम और इम्पल्स। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या क्या डिस्क्राइब करता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन, अमाउंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी, इसको मोमेंटम कहते हैं। इसको हम किस तरह से बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये हमें बताता है कि क्वांटिटी मतलब मोशन कितनी क्वांटिटी में। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ, अगर आपके सामने एक, आपके ऊपर अगर एक बड़ा बॉक्स गिरे या एक छोटा सा बॉक्स गिरे, तो सबसे ज़्यादा दर्द आपको किस पे होगा? छोटे पे नहीं, बड़े वाले बॉक्स पे। दोनों का मतलब मास जो है दोनों का डिफरेंट है, बट वेलोसिटी दोनों की क्या है, सेम है। तो इसमें आपको दर्द किस पे होगा? बड़े वाले पे होगा, क्योंकि मास ज़्यादा है, मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन इसकी ज़्यादा होगी। अभी मैं बोलूँ अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और इसकी वेलोसिटी इतनी नहीं है, तो आपको अब दर्द होगा छोटे वाले पे। क्यों? क्योंकि वो बहुत तेज़ रफ्तार से आएगा, और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही खतरनाक, मतलब जो है आप पे जो है आप पे एक्शन प्रोड्यूस होगा। तो क्या होगा ये, मतलब हमें इससे पता चला मोमेंटम से क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो इसको हम किस तरह डिस्क्राइब करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, मतलब मास को मल्टीप्लाई कर दो वेलोसिटी से, मतलब मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास इनटू वेलोसिटी के। आप मास बढ़ाओ मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाओ मोमेंटम बढ़ेगी। मोमेंटम के यूनिट्स देख लो, मोमेंटम के यूनिट्स आपको न्यूटन पर सेकेंड। कैसे मिला? मास इनटू वेलोसिटी, सही है। आप जो है वेलोसिटी को आप जो है इससे आप ड्राइव कर सकते हो न्यूटन पर सेकेंड, जो बराबर किसके होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मास क्या है? किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। सीजीएस में इसको आप डाइन पर सेकेंड, और एफपीएस में एलबी पर सेकेंड। एंड इस डायमेंशन क्या है इसकी? MLT-1। कैसे निकाली? एम मास किलोग्राम, सही है। एल लेंथ मीटर पर, मतलब आप इन्वर्स लगा दोगे -1, और टाइम का टी सेकेंड का। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स आज हमारे पास एक नई चीज़ है ना। तो इम्पल्स है मतलब एक आप फोर्स अप्लाई करो जिसमें आपका टाइम कितना हो, टाइम आपका नियर टू ज़ीरो, मतलब तकरीबन बहुत इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए हो, बहुत कम टाइम के लिए। आपका टाइम टाइम ज़ीरो के बराबर हो। मतलब फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में क्या होता है, बॉल बहुत स्पीड में आती है, तो बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ती है ताकि बॉल जो है बाउंड्री के बाहर जाए, है ना। देखो अभी बैट्समैन जो है कितने शॉर्ट टाइम के में कितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा किस पे, बॉल पे। इसका ग्राफ भी बनाया है। तो इसको इम्पल्स कहते हैं, मतलब अमाउंट ऑफ फोर्स जो एक तकरीबन टाइम उसका ज़ीरो के बराबर हो, अप्लाई हो जाए, मतलब टाइम ज़ीरो के बराबर हो उसमें अप्लाई हो जाए वो अमाउंट ऑफ फोर्स, उसको हम इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स का फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम। क्या? फोर्स इनटू टाइम। और टाइम क्या है? चेंज, टाइम का चेंज लेना है आपको यहाँ पे। अच्छा, फोर्स इनटू टाइम, आपको ये भी पता चल गया होगा फोर्स अपॉन टाइम किसके बराबर होता है? दैट्स अ चेंज इन मोमेंटम। क्यों? क्योंकि अगर हम पीछे देखें तो F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। अगर मैं इस टी को उधर ले जाऊँ तो F/T और डेल्टा पी के बराबर हो गया वो। तो ये इम्पल्स जो है वो बराबर किसके होता है? चेंज इन मोमेंटम। आगे चलते हैं, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ेंगे। ये मैंने बुक से ही लिया तकरीबन टॉपिक आपका। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? अगर दो बॉडीज़ हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम में, सही है,
तो उनका टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा अगर कोई उन पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई भी हो जाए। ठीक है, मतलब ना तो यहाँ पे मोमेंटम क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, सही है, लेकिन फिर भी वो कंजर्व रहेगा। मतलब कोई भी अगर मतलब ये मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट रहेगा अगर जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है ना। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, हमने ये डी पी अपॉन डी टी का फार्मूला उठाया, एफ यहाँ पे हमने क्या कर दी, ज़ीरो कर दी, तो हमारा चेंज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, अगर वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हैं, तो क्या होगा, अगर वो उनकी इसकी वेलोसिटी अगर कम हुई इसके रेस्पेक्ट में और इसकी थोड़ी ज़्यादा हुई तो कोलिजन करेंगे, और कोलिजन के बाद एक और अलग स्पीड से चलने लग जाएंगी। लेकिन क्या कह रहा है ये कि इनका मास मतलब इनका मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर रहेगा, सही है ना। अगर आप इनके इनिशियल मोमेंटम का सम करो और फाइनल मोमेंटम का, तो क्या होगा, वो बराबर होगा m1v1 प्लस m2v2, m1u1 प्लस m2u2, इन दोनों के इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कोलिजन कितनी तरह की होती है, हमने कोलिजन की बात की, यहाँ पे कोलिजन तो देखें, कोलिजन तीन तरह की होती है, बल्कि यहाँ पे चार तरह की, एक तो वन डायमेंशन में तकरीबन तीन तरह की होती है। एक इलास्टिक कोलिजन होती है, मतलब वो कोलाइड करे लेकिन कोई एनर्जी कोई मोमेंटम का लॉस ना हो, दोनों कंजर्व हैं, सही है। इन इलास्टिक में क्या होता है, सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है, और परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ से लॉस्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे से लॉस्ट हो जाती है, और मोमेंटम का भी कंजर्वेशन रहे या नहीं ना रहे, ऐसा हो सकता है। तो इलास्टिक कोलिजन जो है आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा जब हम आइडियल गैस के बारे में बात करेंगे। तो ये मतलब जो है एक्सेप्ट ये ट्रू रियली तो मतलब असल में तो ऐसा नहीं होता कि भाई हमेशा जो है कोलिजन हो, इलास्टिक हो, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व है, ऐसा नहीं हो सकता। बट कोलिजन जो है तकरीबन इलास्टिक के नियर हो सकता है। अब इलास्टिक कोलिजन अगर हम वन डायमेंशन में देखें तो हम दो नॉन रोटेटिंग, मतलब वो रोटेट नहीं कर रहे स्फीयर, कुछ मास रखेंगे, एक मतलब इनिशियली मूव वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे सेम डायरेक्शन में, सही है। इसकी वेलोसिटी जो है ज़्यादा हो जाएगी इससे, इसकी वजह से वो कोलाइड कर जाएंगे जैसे मैंने बताया, और जो है आफ्टर कोलाइड करने के बाद उनकी वेलोसिटी दोबारा से सेम डायरेक्शन में होगी, मतलब सेम होगी और सेम डायरेक्शन में होगी, मतलब मोमेंटम जो सिस्टम का पहले कोलिजन से था और मोमेंटम सिस्टम का बाद में जो कोलिजन है वो बराबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई यहाँ मोमेंटम अलग था यहाँ मोमेंटम अलग हो जाए, ये क्या हो जाएगा, इलास्टिक कोलिजन नहीं होगी, ये अलग ही मतलब बात होगी। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इनके मोमेंटम का सम करूँ और इनके मोमेंटम का सम करूँ तो वो क्या आएगा, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद बराबर आएगा, और एनर्जी भी क्या होगी, कंजर्व रहेगी। ये इलास्टिक कोलिजन है। अब यहीं पे इस तरह बता रहा है कि भाई काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद कंजर्व आएगी, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। और मोमेंटम भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कंजर्वेशन में। अब इससे हमने डेरिवेशन की, ओके, तो इससे हमें एक फार्मूला मिलेगा। अगर हमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को पता करना हो तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2, नहीं वन में एक तो ये, हाँ m1 माइनस m2 और म्यू1 टू m2 प्लस 2m2 म्यू म्यू म्यू2 अपॉन m1 प्लस m2, एंड इधर जो है m1 प्लस m2। इस तरह से हम जो है फार्मूला बनाते हैं। इसको मतलब ज़रूरी नहीं है याद करना, और इसके इतने न्यूमेरिकल नहीं आते, लेकिन पता होना चाहिए। और ये वेलोसिटी 2 के लिए है। अगर आपको ये तकरीबन अगर ये भी समझ में आ गया है ना कि भाई काइनेटिक एनर्जी किस तरह से हमने निकाली, मोमेंटम किस तरह से निकाला, तो आप इसको आराम से ड्राइव कर लोगे। इसमें इतनी ज़्यादा मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, मतलब इनको जो है डिवाइड करना है इक्वेशन को, जो आपने इक्वेशन बनाई है, सही है, और जो है उनको उनकी वैल्यू वेलोसिटी की पुट करनी है, और जो आपको v1 मिल जाएगा
इसी तरह आप v2 निकाल सकते हो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में सिर्फ आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में का कंजर्वेशन पता होना चाहिए और मोमेंटम का, जिससे अब ये फॉर्मूलाज तो मतलब मुश्किल नहीं है और इसकी डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आती है, इतना ज़्यादा इसको याद करने की रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये फार्मूलाज इंपॉर्टेंट। अब हम अपने लास्ट पार्ट पे पहुंच गए हैं जिसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से पहले हम ओके फ्रिक्शन को हम देखते हैं। फ्रिक्शन क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो हम फ्रिक्शन किस में बात करते हैं, किसी रफ सरफेस में। अगर कोई स्मूथ सरफेस है तो वहाँ पे तो फ्रिक्शन वैसे ही बहुत जीरो, मतलब तकरीबन जीरो के करीब ही होगी। लेकिन अभी हम फ्रिक्शन बात कर रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस फोर्स है। क्या है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टिंग फोर्स है। सही है। किसकी वजह से होती है? कॉन्टैक्ट की वजह से होती है। हवा में कोई हवा में तो एयर रेजिस्टेंस होगी, एयर फ्रिक्शन होगी, बट ज़्यादातर जो हम ज़मीन पे फ्रिक्शन होती है वो किस वजह से होती है? सरफेस की वजह से। ठीक है। कोई कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से। फॉर एग्जाम्पल एन फोर्स एक इम्पोर्टेंट फोर्स है। अभी मैं बताता हूँ। दो तरह की फ्रिक्शन होती हैं। कैसी? स्टैटिक और यहाँ पे होती है डायनामिक। यहाँ पे जो है नहीं दिए। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन जो बॉडी को रेस्ट में रखे, ठीक है। और डायनामिक मतलब अगर कोई मूव करती हुई बॉडी है तो उस पर जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रही है वो क्या है? वो काइनेटिक फ्रिक्शन कह सकते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का म्यू काइनेटिक एन फार्मूला है और जो है स्टैटिक का म्यू एस एन है, ठीक है ना। तो ये आप फार्मूलाज लगा सकते हो। और फ्रिक्शन का फार्मूला ये है एफ इज इक्वल टू म्यू एन, ये याद रखना। अब एन क्या है? नॉर्मल है। और वेट क्या है? मास इनटू ग्रेविटी। तो वो बराबर आ जाता है किसके? एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी के। ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई बॉडी है, इसका मास होगा, उस पर एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो, सॉरी जिस पे कोई एक वेट अप्लाई होगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल फोर्स भी होगी अपवर्ड में। अगर हम इसको इस डायरेक्शन में मूव कराएं, ओके इस डायरेक्शन में मूव कराएं, तो इस पे हमें पीछे से एक फोर्स देना पड़ेगी, मतलब एक फोर्स तो ऐसे लगेगी जिससे ये बॉडी क्या करे? आगे की तरफ इस डायरेक्शन में मूव करे। बट इसको अपोज करने के लिए सरफेस पे भी एक फोर्स तो लगेगी जिसको हम फ्रिक्शन बोलेंगे, जो अप्लाइड फोर्स के क्या होगी? अपोजिट होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है तो। लेकिन ये क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको ये अपोज करेगी, तो इसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। और ये अपोज क्यों कर रही है? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है यहाँ पे, वेट भी इस पर अप्लाई हो रहा है, और सरफेस क्या है? इररेगुलर है, जिसकी वजह से फोर्स इसमें जो है जनरेट हो रही है एक तरह से, या कह सकते हैं फिजिक्स में जनरेट तो नहीं कह सकते, एक फोर्स जो है यहाँ पे कह सकते हैं अप्लाई हो रही है, जो इसके चेंज इसको मतलब जो है रेस्ट में रखने की कोशिश कर रही है। इसका चेंज, इसको चेंज नहीं होने दे रही, इसके चेंज को रोक रही है। अब अगर फ्रिक्शन के ओरिजिन देखें तो दो ओरिजिन है, एक तो क्लासिकल व्यू और एक मॉडर्न व्यू। क्लासिकल व्यू क्या कहता है कि जो फ्रिक्शन है वो दो इररेगुलर सरफेस की वजह से होती है, जो एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये एक इररेगुलर सरफेस है तो एक दूसरे को इंटरलॉक कर रहे होंगे, इसलिए हमें फोर्स भी इधर ज़्यादा लगानी पड़ती है, ठीक है ना। मॉडर्न क्या कहता है? ये फ्रिक्शन जो है वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है, दो सरफेस के कॉन्टैक्ट के दरमियान, सही है। जिसकी वजह से मतलब जो उसका एक्चुअल एरिया है वो कम हो जाता है उसके अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से। और अब फ्रिक्शन की टाइप कितनी है? फ्रिक्शन की टाइप्स देख लेते हैं। तो एक तो हमने स्टैटिक पढ़ी थी, एक होती है काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, स्टैटिक देखते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, मतलब इसमें दो सरफेस बॉडी को वन बॉडी टेंड टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड, अदर बॉडी इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर मूव कराए, या बल्कि मूव नहीं, उसको उस दूसरी बॉडी के सरफेस पे क्या करें, उसको उसको रेस्ट पोजीशन में रखें, वो क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है? एफ स्टैटिक कम होता है म्यू एन से, इसलिए जो है बॉडी किस में होती है? रेस्ट में। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? वो फ्रिक्शन होती है जो बॉडी को मूव कराए किसी सरफेस पे,
मूव मतलब फ्रिक्शन वो है जो दो सरफेस मतलब फॉर एग्जांपल दो, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, ये एक सरफेस के कांटेक्ट में, तो ये सरफेस इस सरफेस अगर ये बॉडी मूव कर रही है एक वेलोसिटी से, तो उस पर जो अप्लाई होगी वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, जो उसके मतलब मोशन को अपोज करेगी, उसके मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेगी। तो उसमें एफ काइनेटिक बराबर होता है म्यू एन के, म्यू काइनेटिक एन के। मतलब काइनेटिक भी दो तरह की, एक स्लाइडिंग और एक रोलिंग। अगर स्लाइडिंग है तो बॉडी जो है इस तरह से स्लाइड होती हुई आ रही होगी, और रोलिंग है तो कोई गोल ऑब्जेक्ट होगा, सर्किल लाइक ऑब्जेक्ट होगा जो मूव करता हुआ नीचे आएगा। ओके। एक होता है एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है तो दिया है नहीं, ओके मैं बता देता हूँ। एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है कि वो फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन अगर मैं बात करूँ तो उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी अभी रेस्ट में है, मतलब अब इसका जो सरफेस है वो थोड़ा सा कर्व है, मतलब इसको थोड़ी सी भी अगर हम इसकी फ्रिक्शन को कम मतलब कम करें तो ये बॉडी मोशन करे, मतलब स्टैटिक से काइनेटिक में मूव करे, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। कि मतलब उसको उसी रेस्ट में जो है कह सकते हैं हैंग करके रखना, काइनेटिक में ना जाने देना, और वो मैक्सिमम फोर्स है, हल्की सी भी फोर्स लगी तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसको हम क्या कहते हैं? एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन हो गई। अब हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखते हैं। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट फोर्स के दरमियान होता है, इसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे। नॉर्मल क्या है ये देख सकते हो। रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट हमारे पास ये 1 मिनट, हाँ ये रिजल्टेंट है और ये नॉर्मल है। ओके। तो इनके इसके दरमियान जो फ्रिक्शन होगी उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको आप लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन या लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। कि अब हम क्या करेंगे, अब हम छोटी सी डेरिवेशन एंगल निकालने के लिए हम ट्राइंगल एक्स ये कह सकते हैं, सपोज करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे ए सी क्या है आपके पास, यहाँ पे आता है परपेंडिकुलर। ओके। ये क्या है? ओ ए क्या है? बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा बराबर होता है ओ बी। ए सी किसके बराबर है? ओ बी के। ओके। और ओ ओ ए किसके बराबर है? वो ओ ए के बराबर है। तो हम ओ बी को देखें तो यहाँ फ्रिक्शन है, और ओ ए क्या है? आर है। फ्रिक्शन और रिजल्टेंट फोर्स के बराबर में, सही है ना? तो इसको हम बराबर लेंगे म्यू के, इसके म्यू के, क्योंकि एफ इज इक्वल टू म्यू एन होता है। म्यू के बराबर ले लेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू आ जाएगा, क्योंकि इनके दरमियान एंगल म्यू बन गया। अब कुछ लॉज ऑफ फ्रिक्शन है, ये हमें पता होना चाहिए। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ टू सरफेस। हमें पता है अगर कोई दो सरफेस है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगी? जहाँ पे मोशन हो रहा है मतलब उसके रिलेट में उससे उस पर अपोजिट फोर्स लगाएंगे। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा सरफेस जो कांटेक्ट में है जो सरफेसेस उनके पैरेलल होगी। फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नॉर्मल फोर्स के, जितनी ज़्यादा नॉर्मल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स उतनी ज़्यादा। फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट के इंडिपेंडेंट, क्या एरिया ऑफ कांटेक्ट के इंडिपेंडेंट है। फ्रिक्शनल फोर्स दो सरफेस की नेचर पे डिपेंड करता है, कांटेक्ट में और उनकी रफनेस पे। जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा ना, एक तो होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट, मतलब दो बॉडीज़ के एरिया, मतलब कितना एरिया कांटेक्ट पे आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ज़्यादा बड़ी बॉडी है उसका कांटेक्ट ज़्यादा है, कोई छोटी बॉडी है तो उसका कांटेक्ट कम है, नहीं, वो इस पर डिपेंड नहीं करती, वो इससे इंडिपेंडेंट है। वो डिपेंड करती है रफनेस कितनी है सरफेस में, जितनी ज़्यादा रफनेस होगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स। काइनेटिक एनर्जी के इंडिपेंडेंट है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू सरफेसेस के। अब एक एंगल निकालना है जो फ्रिक्शनल फोर्स और एंगल ऑफ रिपोज के। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? मिनिमम एंगल हम दें एक इंक्लाइंट प्लेन में, इसको हम इंक्लाइंट प्लेन कहते हैं, जो मतलब जो है कह सकते हैं सी लेवल से थोड़ा सा कोई भी मतलब कोई भी आप लेवल लो या कोई भी आप सरफेस लो उससे थीटा एंगल बनाए।
इंक्लाइंड प्लेन है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, तो उसको वो मतलब उस मिनिमम एंगल दें जिससे क्या हो जाए वो अपनी स्लाइडिंग शुरू कर दे, तो उसको हम एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। एक एम मास हमने कंसीडर किया है जो एक थीटा एंगल बना रहा है, आपको देख सकते हो, सही है। तो हम इस बॉडी के देखें तो यहाँ पे एक नॉर्मल है और वेट इधर लग रहा है, तो नॉर्मल के हम कंपोनेंट बनाएंगे एम जी कोस थीटा और एम जी साइन थीटा, जहाँ एंगल थीटा बन रहा है, सही है। एम जी कोस थीटा किसके बराबर है, माइनस आर के, अपोजिट है ना। एम जी साइन थीटा किसके है, माइनस फ्रिक्शन के, इनको रखो साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा, सही है। एफ अपॉन आर, फोर्स अपॉन आर, हमें पता है टेन थीटा किसके बराबर है, म्यू के, तो आप किसके रख दोगे, म्यू के बराबर रख दोगे। एंगल क्या है हमारे पास यहाँ पे, एंगल हमारे पास है अल्फा, हम टेन अल्फा सपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के, तो ये है एंगल ऑफ रिपोज। ओके, तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगली वीडियो जो है हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर पे करेंगे। नोट्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।